सिलेक्शन के बाद ज़िंदगी बहुत मायनों में चेंज हुई है, बदली है, फिनेंशियली भी और सीखने के दृष्टिकोण से भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वर्क बैलेंस हो, वर्क और लाइफ बैलेंस कैसे करना है। नए लोग हैं तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ, मैं जस्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था और उसके बाद मुझे एक मैसेज मिला अपने दोस्त से कि मेरा सिलेक्शन बीआरसी में हुआ है। और वो मोमेंट ऐसा था कि ड्रीम कम्स ट्रू जैसा मोमेंट था। मैंने अपने फैमिली मेम्बर को कॉल किया, वो बहुत खुश थे और सारे लोग बहुत हैप्पी थे, ओवरऑल बहुत हैप्पी थे लोग। बीआरसी सिलेक्शन के लिए दो भागों में बटा है बीआरसी का सिलेक्शन प्रोसेस। पहला स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्वालिफाइंग इन नेचर, कहने का मतलब ये कि वो बस क्वालिफाइंग होता है, आपको इंटरव्यू में कॉल करने के लिए उस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। उसके दो मोड हैं, पहला तो गेट के थ्रू भी लेते हैं, गेट के स्कोर के थ्रू, और दूसरा जो होता है बीआरसी अपना एग्ज़ाम खुद ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो ये दो मोड है। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैंने दोनों मोड से लिया था, गेट के थ्रू भी और ऑनलाइन के थ्रू भी। गेट के स्कोर पे वो कट ऑफ डिसाइड करते हैं और बीआरसी ऑनलाइन, और फॉर्चुनेटली मेरा दोनों से कट ऑफ क्लियर हुआ था और मैं इंटरव्यू के लिए गया था। और मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा इस बात को कि आप भी दोनों मोड को चूज करें, क्योंकि इससे आपके इंटरव्यू कॉल की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। गेट और बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम के बीच में डिफरेंस सिलेबस वाइज देयर इज नो डिफरेंस, बस एक डिफरेंस है कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड गेट में आता है, बट बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम में इंग्लिश और एप्टीट्यूड नहीं आता है। बीआरसी एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम्स जो होते हैं उसका पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 2 घंटे का समय होगा, 1.2 मिनट का समय आपके पास होता है हर एक प्रश्न के लिए। और आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम्स में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, कोई फिजिकल कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। और हर एक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाते हैं, हर एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। देखिए, मेरा सजेशन, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने पहले भी बोला 100 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। तो आप कभी भी, आपके पास क्वेश्चंस की कमी नहीं होगी। तो मैं जब भी जिनसे मिलता हूँ हमेशा बताता हूँ कि बीआरसी का ऑनलाइन एग्जाम जब दें तो आप किसी एक क्वेश्चन पे ना अटके, आप क्वेश्चन देखिए, आपको अगर क्लिक कर रहा है, क्वेश्चन देखें, क्लिक कर रहा है, आपने उसको किया और निकले। अगर थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है क्लिक करने में, आप उसको मार्क करिए बात के लिए कि मैं बाद में रिव्यू करूंगा, और आगे का क्वेश्चन देखिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू के क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं और आप अगर उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चंस में अगर उलझ गए तो बाद के क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो। तो बेटर ये है कि एक बार आप आसान क्वेश्चंस भी अगर बाद में अगर क्वेश्चन है उनको करिए, और उसके बाद टाइम बचे तो जो आपको क्लिक नहीं कर रहा था उन क्वेश्चंस पे आपके आके उन क्वेश्चंस को देखिए। अगर हो पाता है तो हो पाता है, नहीं हो पाता है ऑल गुड। बहुत अच्छा प्रश्न है, थैंक यू वेरी मच ये क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि अभी बीआरसी ऑनलाइन एग्जाम के बारे में ऑनलाइन कंटेंट कहीं पे कुछ नहीं है। तो एक रहता है कि मैथ्स पूछेंगे कि नहीं, एप्टीट्यूड आएगा कि नहीं, क्लैरिटी नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा, आप मेटलर्जी का जो पार्ट है, जैसे एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी है, फिजिकल मेटलर्जी है, मैकेनिकल मेटलर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग है, थर्मोडाइनेमिक्स है, इनको आप जैसे गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं वैसे ही करिए। मैकेनिकल मेटलर्जी पे ज़्यादा फोकस करिए, जॉर्ज डिटर की बुक आती है उसको पढ़िए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चंस बुक में से उठ के आते हैं, लाइन्स आ जाती है। मुझे याद है मैं दे रहा था सुपर प्लास्टिसिटी का डिफिनीशन, एकदम क्वेश्चन में जो बुकिश लाइन होती है जॉर्ज डिटर की, उठा के दे दिया जाए। तो मेटलर्जी के लिए मैं बोलूँगा 20 साल का, 10 साल का, नॉट 20 ईयर, 10 ईयर्स गेट पेपर्स आप सॉल्व कीजिए, प्रीवियस आवर्स क्वेश्चन इनफ है। मैथ्स के लिए, मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं होता है, तो मैथ्स में मैं सारे सिलेबस कवर करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
जैसे न्यूमेरिकल मेथड है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप जो फॉर्मूला है न्यूमेरिकल मेथड से उनको करिए, जैसे न्यूटन रैप्सन के फॉर्मूले हैं, बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूले हैं, सेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड के फॉर्मूले हैं, फिर इंटीग्रेशन बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस में ट्रेपेजोइडल मेथड है, सिम्पसन 1/3 है, सिम्पसन जो जितने भी मेथड है उनको याद करिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल आप इजीली कर पाएंगे। दूसरा आसान प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, जो 12th का भी अगर आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी आता है यू विल बी एबल टू डू दैट, तो फ्री मार्क्स होते हैं वो आप कर सकते हैं। साथ में मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आप करिए, वेक्टर में आप मैं नहीं जा, अगर आपके पास टाइम है तो करिए, लेकिन उतना फोकस मत कीजिए क्योंकि मैथ्स के ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं इनमें ज़्यादा है न्यूमेरिकल मेथड, लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट आ गए, और तीसरा प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, ओडी भी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं, वेक्टर भी हैं, बट अब मैं बोलूँगा उन पे ज़्यादा आप फोकस करने की ज़रूरत नहीं। कर पाते हैं वेल एंड गुड, बट नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू में कॉल करने के लिए कितना को कॉल कर रहे हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन होता है स्ट्रीम डिपेंडेंट है। अगर स्पेसिफिकली मेटालर्जी के लिए पूछें तो मेटालर्जी का ऐसा रहा है कि वो 150 अराउंड पीपल ऑल ओवर इंडिया से लेते हैं, इंटरव्यू में कॉल करते हैं। आउट ऑफ दैट 150 समटाइम दे टेक, जैसे मैं डेटा बताऊँ 2017 दे हैव टेकन 4, 2018 दे हैव टेकन 5, 2019 दे हैव टेकन अराउंड 9 पीपल, सो 9-10 ऐसा लेते हैं, तो रेशियो इज 30:1 ऐसा मेंटेन करना चाहते हो। अभी मैं बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है कि इंटरव्यू के पहले, जैसे इंटरव्यू सेंटर का जो माहौल होता है मेरे लिए तो डरावना होता है, क्योंकि जब उस माहौल में मैं जाता हूँ देखता हूँ तो सभी लोग बुक्स पलटने में लगे हैं, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, ये देख लूँ वो देख लूँ, तो इन सब चीज़ों से ना थोड़ा मैं घबराता हूँ। मैं क्या करता हूँ इन सब चीज़ों से हटने के लिए, मैं कूल एंड काम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरा ओपिनियन है इंटरव्यू में जाने से पहले अगर आप कुछ पढ़ते हैं ना, कुछ नहीं आ रहा है ना, तो बहुत सारी वो चीज़ें, कोई हर किसी के पास हर कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ कोई लैग करता है। जब आप इंटरव्यू वैसे सिचुएशन में जाओगे ना, तो अभी कुछ नहीं आ रहा है ना आपको, तो आपको लगेगा कि ये भी नहीं आ रहा है वो भी नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको तब याद आएंगी और उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है। तो मेरा ओपिनियन, इंटरव्यू में जाइए, सीधा बैठिए, कूल काम, 15 मिनट पहले अगर आप देख रहे हैं कि आने वाला है नंबर, कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं, उन पे देख के थोड़ा मुस्कुराइए और खुद को, मेरा ओपिनियन ये है कि जब मैं इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में, नॉट इन BR ओनली, किसी भी इंटरव्यू में मैं अपने आप को ये दिलासा दिलाता हूँ कि मैं कुछ नए लोगों से मिलने जा रहा हूँ, उनके पास जाऊँगा, वो मेरे से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। इंटरव्यू में मेरे को फोबिया नहीं है इंटरव्यू का, मेरे से कुछ बातचीत करना चाहते हैं, मेरे को जितना आता है मैं बताऊँगा, नहीं आता है बोल दूंगा, क्योंकि आप प्रिटेंड नहीं कर सकते इंटरव्यू में, हमेशा याद रखिए। क्योंकि इंटरव्यू BRC का अगर देखो आप तो आधा घंटा से ऊपर चलता है। मेरा इंटरव्यू, इफ आई एम रिमेम्बरिंग, 3:30 आई वेंट टू इंटरव्यू, 5:30 आई केम, 2 घंटे में। सो 2 घंटे में आपका सारा पर्दा खुलता है, हर एक परत वो जानते हैं। तो आप पहले अगर प्रिटेंड कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस प्रिटेंड करने का, तो बेटर है कूल रहें, काम रहें, कुछ गाना सुनना है। एक मिनट लूँगा मैं बोलने के लिए कि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैं जब BRC के इंटरव्यू में बैठा था, मतलब 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, तो मैं उन सब कोई बुक्स नहीं, कुछ भी नहीं, मैं ले ही नहीं जाता इंटरव्यू सेंटर में। मैं क्या कर रहा था, उनके जो पहले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे उनके एक्सपीरियंसेस एक बुक में होते हैं, जब वो पास आउट होते हैं तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो पढ़ रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था, और मुझे लग रहा था कि मैं भी आऊँगा तो ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस अपने लिखूँगा, तो वो कर रहा था मैं। तो अपने आप को जितना आप काम कर सकते हो उतना करिए। अभी रिकलेक्ट करूँ मेमोरीज, तो ऐसा हुआ कि कॉल आता है कि आपको इंटरव्यू के लिए नाम लिया जाता है, आप बाहर बैठे होते हैं। मैं गया तो दरवाज़ा खुलता है, 8 लोग बैठे हैं पैनल में और 2 लेडी बैठी हैं, तो 8 लोग का पैनल हमने कभी देखा नहीं होता है। तो मैंने लगा पता नहीं, जैसे ही गया, लेकिन बहुत अच्छे लोग होते हैं, बिलीव मी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। गया तो उन्होंने बोला कि बैठिए,
और मैं एक्चुअली शर्ट का बटन वगैरह ऊपर थोड़ा सा जैसे कॉरपोरेट में लोग देते हैं इंटरव्यू, तो मैं उस तरह से अपना प्रिपेयर होके गया था। तो उन्होंने बोला तुम्हें गर्मी लग रही है, आप बटन खोलिए, आप रिलैक्स होइए, हवा आ रही है, एक बटन और खोल लो। मतलब एक एटिकेट होता है कि आप एक बटन ऊपर तक लगा, नहीं नहीं बटन खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब देखो हम लोग ऐसे बैठे। तो पूरा उन्होंने उस तरह से मेरे को कंफर्ट दिया। उसके बाद चेयरमैन जो थे इंटरव्यू पैनल के, हर एक इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन होते हैं, डॉक्टर अवस्थी। सो he was fortunately from IIT Roorkee. He asked me from where you are, so I told him that I am graduated from IIT Roorkee. तो और फॉर्चुनेटली उनका टीचर और हमारा एक प्रोफेसर, मतलब दोनों का सेम प्रोफेसर था। तो उन्होंने उस प्रोफेसर के बारे में, अरे अभी तक वो पढ़ा रहे हैं, या फिर पूछना चालू किया ऐसे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद कंफर्ट 10 मिनट में पूछ लिया उन्होंने क्या कैसा चल रहा है IIT Roorkee के बारे में। तो एक्चुअली वो उस टाइम में मेरे को कंफर्ट फील करा रहे थे कि ताकि मेरा इंटरव्यू अनकंफर्ट की वजह से इंटरव्यू हैम्पर ना हो। मैं एक नॉर्मल सिचुएशन में था, तो इस बात का वो बहुत ख्याल रखते हैं कि आप इंटरव्यू में आप डरने की वजह से आपका जो जान है वो ना बता पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे ट्राई टू मैक्सिमाइज दिस थिंग कि आपको जो आता है हम बहुत अच्छे से बताएंगे। उसके बाद एक मिथ उन्होंने मेरे से पूछा कि मैं मिथ मानता हूँ अभी उसको, पहले लगता था सही है, वो सही भी है, मेरे लिए मिथ है। उन्होंने पूछा कि आपको क्या पता है BRC इंटरव्यू के बारे में। मैं कोड़ा वगैरह पढ़ के गया था, सब लोग जाते हैं, मैं भी पढ़ा था ऑनलाइन कोड़ा वगैरह। तो मैं झट से बोला कि 5 सब्जेक्ट पूछते हो और उसमें बताना पड़ता है। तो उन्होंने बोला नहीं है तुमको किसने कहा मैं तो नहीं पूछता हूँ, वो पूछते होंगे जो लोग पूछते होंगे, कि मैं तो सारे पूछूंगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट है नोट करने के लिए, आप भी उस मिथ में ना आए। तो मैंने उस समय बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा पूछ लो, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के आया हूँ। दे लाफ्ड एट मी। ओके बोले कि ठीक है, तब तो ठीक है। तो आपको भी मैं एक पॉइंट सजेस्ट करना चाहता हूँ, कभी भी किसी सब्जेक्ट को छोड़ के मत जाइए, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड होता है। कहने के लिए आप थोड़ा हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है तो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक सबका आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज किसी ना किसी से रिलेटेड है। तो उन्होंने फिर बोला, फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, वो ये पूछेंगे, इतना आज़ादी देते हैं आपको कि आप बताओ मैं किससे स्टार्ट करूं, मतलब आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है। तो मैंने फेस ट्रांसफॉर्मेशन से बात शुरू की। उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अभी मैं थोड़ा इंटरव्यू सिस्टमेटिक रहे, मतलब आप लोग को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस सिस्टमेटिक बता पाऊँ, क्योंकि इंटरव्यू 2 घंटे चला तो लंबा हो जाएगा। मैं आपको तोड़ के बताऊंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में उन्होंने क्या पूछा, और फिर अलग अलग सब्जेक्ट में क्या पूछा, और किस बात पे आपको फोकस करना है, और वो क्या चाहते हैं। तो पहला जो चीज़ है जो मुझे लगता है, और क्रक्स अगर बताऊं इंटरव्यू का, एक ही चीज़ है, मूल मंत्र, दे वांट टू सी योर अप्रोच। आप शुरुआत कैसे कर रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है। भले आप उस अप्रोच से आंसर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका अप्रोच सही है, डायरेक्शन सही है, तो मंजिल से आप थोड़ा भटकेंगे, लेकिन रास्ता सही है तो आप जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे, देर न सवेर आप पहुंचेंगे जरूर। उनका ये मंत्र है। तो जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं कि वो थर्मोडायनेमिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताऊंगा आपको, फिर लगेगा कि हाँ क्या करना है। थर्मोडायनेमिक्स में मैं 3 भाग में डिवाइड करूंगा थर्मोडायनेमिक्स को। पहला चीज मैं थर्मोडायनेमिक्स का लेता हूं फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में फिजिकल मेटलर्जी में आता है, बट फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जितनी भी चीजें हैं दे ऑल आर रिलेटेड विद थर्मोडायनेमिक्स। और उसमें जाएंगे आप तो कॉन्सेप्ट जब ही आएगा तो पूरा थर्मोडायनेमिक्स का पूछेंगे। उन्होंने मेरे लिए फेज ट्रांसफॉर्मेशन में डेफिनेशन ऑफ फेज से स्टार्ट किया। व्हाट इज फेज, मैंने डेफिनेशन बताया। ये फेज डेफिनेशन बताने के बाद फेज फॉर्म कैसे होता है, व्हाई सम फेज फॉर्म्स। जैसे ये क्वेश्चन आता है कि कोई फेज क्यों बनता है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि जो ज़्यादा स्टेबल है वो फॉर्म होगा। तो अगेन वो पूरा थर्मोडायनेमिकल है। फिर वो G वर्सेस X डायग्राम में कोई कंपोनेंट है उसका फ्री डायग्राम बनाओ, कोई फेज कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कोई डायग्राम फेज डायग्राम बना, सारा चीज़। किसी का मिनिमा इधर क्यों है, मैक्सिमा इधर क्यों है, स्लोप निगेटिव क्यों, पॉजिटिव क्यों, एवरीथिंग थर्मोडायनेमिक्स। फेज ट्रांसफॉर्मेशन उस हिसाब से आप पढ़ के जाएं। दूसरा चीज़
फेज ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सट्रैक्टिव मेटालर्जी का भी थोड़ा सा आता है थर्मोडायनेमिक्स में और फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट एक्सट्रैक्टिव मेटालर्जी में आता है। कैसे? एलिंगम डायग्राम, फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, एवरीथिंग इज इन एक्सट्रैक्टिव मेटालर्जी। तो उस हिसाब से आप कैसे कोई जान पाएंगे कि कोई प्रोसेस फिजिबल है कि नहीं है, कौन सा प्रोसेस होगा, इम्प्योरिटी अगर कहीं से निकालना है तो क्या ऐड करोगे और क्या सोचोगे। तो एक रिएक्शन होने के लिए जो ऐड कर रहे हो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, यानी डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। अगेन थर्मोडायनेमिक, इसीलिए मैं एक्सट्रैक्टिव मेटालर्जी को भी थर्मोडायनेमिक्स में डाल रहा हूँ। तीसरा चीज कोरोजन, कोरोजन इज ऑलवेज थर्मोडायनेमिक्स। अभी कोरोजन जो भी होता है वो स्टेबल फॉर्म है, वो थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है, ठीक है ना। तो आप कोरोजन को भी लीजिए। कोरोजन में क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? टाइप्स ऑफ कोरोजन, कोरोजन का बेसिस आपको आना है रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोरोजन, कितने प्रकार के कोरोजन है, प्रिवेंशन मेथड। और प्रिवेंशन मेथड में खास बात ये कि क्यों प्रिवेंट कर रहे हैं इस मेथड से, कौन सा मटेरियल इस मेथड से प्रिवेंट हो सकता है, कौन सा मटेरियल नहीं हो सकता है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, ये सब बेसिस। उसके बाद जैसे कंसेप्ट है एरिया इफेक्ट है वगैरह। मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, हाँ, एक चीज़ याद आ रहा है, मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और वो क्वेश्चन ऐसा था कि आपको किसी सिस्टम के लिए दो डिजाइन करना है, मटेरियल डिजाइन और मैकेनिकल डिजाइन। ये दिमाग में रखते हुए कि इस तरह का कोरोजन हो रहा है। अब मटेरियल डिजाइन तो कर लोगे, इन्वायरमेंट में ऐसा है तो कौन सा कोरोजन हो रहा है, तो कौन सा मटेरियल अच्छा है उस इन्वायरमेंट के लिए। मैकेनिकल डिजाइन, आपका एज शार्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि शार्प एज में फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट विल कोरोड फास्ट। सो ट्राई टू फिलेट कर दो उसको शार्प एज को शार्प नहीं रहने दो, उसको कट करो। तो ये सब चीज़ें मैकेनिकली कैसे कोरोजन इंपॉर्टेंट है, मैकेनिकल डिजाइन कैसे इंपॉर्टेंट, ये थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई। दूसरा, मैकेनिकल मेटालर्जी, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर देम। मैं अपना बताऊं तो मेरा पूरा इंटरव्यू इंटरव्यू का 70% मैकेनिकल मेटालर्जी। अभी मैं बताना भूल गया, वो जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे, टेबल पे बैठेंगे, जब इंटरव्यू शुरू होगा, दे विल गिव यू ब्यूटीफुल पेपर, 3-4 पेपर, और पेंसिल भी देते हैं, इरेजर भी देते हैं, शार्पनर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं आपको। आपकी गलतियों को मिटा भी सकते हैं आप, तो इसलिए पेंसिल देते हैं, पेन नहीं देते हो। पेंसिल दिया, पेन दिया। मैकेनिकल मेटालर्जी में उन्होंने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से स्टार्ट किया, तो मैंने लगा कि अरे बहुत ईजी पूछ रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दे हैव स्टार्टेड विद इट बट दे हैव गॉन टू वेरी डीप। हाउ? दे आस्क्ड मी स्ट्रेस डायग्राम बनाए। अच्छा, इसमें अगर कोल्ड वर्क दिए होते तो कैसा होता, इसमें अगर टेम्परेचर हायर होता तो क्या होता, इसको अगर कंप्रेशन में करते तो कैसा होता, इसको अगर टेंशन में करते तो कैसा होता, इसको टॉर्जन लोड लगाते तो कैसा होता, इसको इम्पैक्ट दे दो तो कैसा होता। इतने सारे, अभी मैं जितने बोल रहा हूँ आप खुद सोचिएगा कि कैसा होगा, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कैसा होगा। और बेसिस होना चाहिए कि कंप्रेशन में कैसा होगा, टॉर्जन लगाया, इम्पैक्ट लगाया, कैसा होगा। स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी फटीग हैं, क्रीप हैं, उनमें फटीग मेसन कब होता है, क्रीप में पेरिस लॉ होता है। क्रीप के 3 पॉइंट्स होते हैं, आप वो कर्व जानते हैं। अब जैसे कोई मटेरियल है, मैंने उससे पूछा कि तुमको एक मटेरियल डिजाइन करना है, उसमें एक बहुत लंबा लाइफ के लिए मटेरियल चाहिए, एक शॉर्टर लाइफ के लिए चाहिए, तुम क्रीप का कौन सा पार्ट लोगे, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 जोन होता है, कौन सा जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्गर लाइफ के लिए, स्मॉलर लाइफ के लिए। दे आर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आई एम टेलिंग यू, अप्रोच एंड बेसिक कंसेप्ट आर इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैकेनिकल टेस्टिंग इन मैकेनिकल मेटालर्जी, कैसे मैकेनिकल टेस्टिंग है, उसके बाद कौन कौन से टेस्टिंग में, फटीग बता दिया, क्रीप बता दिया, टेंसाइल बता दिया। उसके बाद डिसलोकेशन, स्लीप, डिसलोकेशन इंट्रैक्शन, ट्विनिंग, डिसलोकेशन कैसे इंटरेक्ट करता है। उसके बाद कोई डिस्पर्सन स्ट्रेंथन लॉ है, उसके साथ क्यों वो डिस्पर्सन स्ट्रेंथन हो जाता है, डिसलोकेशन कैसे उसको कट कर दी। ऑल दोज थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर। एक चीज़ और, मैकेनिकल मेटालर्जी में बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो इक्वेशन बोलते हैं, मेरे से मैं याद कर पा रहा हूँ, मेरे से उन्होंने टाउ इक्वल्स टू GV/L होता है, आपको पता है, उसको डिराइव करने के लिए बोला। अब मैंने उनको ये नहीं बोला कि ये मुझे आता है, तो मैंने डिराइव करना, मैंने बोला कि मैं तो नहीं बोलूँगा, इंप्रेशन बनना चाहता है ना कि नहीं, ब्लैंक नहीं होना। तो मैं एक डिसलोकेशन ड्रॉ किया
और फोर्स बैलेंस क्या, इतना देखा उन्होंने, बोला नहीं नहीं तुम तो कर लोगे, अब ठीक है दूसरा क्वेश्चन बताओ। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल एंड दे वांट टू नो योर अप्रोच। उनको आगे का मतलब नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि कंसेप्ट यही है, बाकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स इज अ टूल, यू नो द कंसेप्ट, यू कैन अप्लाई मैथमेटिक्स। नहीं जानते हो पढ़ के कहीं अप्लाई करते हो, लेकिन बेसिक टूल, बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट पता है मैथमेटिक्स सीख लोगे, नहीं आता है तो वो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस बात पे मैं जोर देता हूँ। दूसरा मैं चलूँ फिजिकल मेटलर्जी में, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैकेनिकल मेटलर्जी हो गया, उसके बाद तीसरा फिजिकल मेटलर्जी। ऑलरेडी मैं फिजिकल मेटलर्जी के बारे में फेज ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया, फिजिकल मेटलर्जी का पार्ट है। साथ में उसके अलावा जो है वो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मेटलर्जी और फिजिकल मेटलर्जी का पार्ट है। बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, मुझे क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए बता पा रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर डायग्राम, एवरीवन नोज, ही टोल्ड मी, आई ड्रॉ इट वेरी इंस्टेंटेनियसली, देन दे आस्क्ड मी अभी रेडियस छोटा करे तो वो एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा, इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद फिजिकल मेटलर्जी में हीट ट्रीटमेंट आप थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो पढ़िए। और फिजिकल मेटलर्जी में सबसे इम्पोर्टेंट वो कैरेक्टराइजेशन है, ACM, TEM, XRD, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। वो क्वेश्चन पूछेंगे कि इस लिक्विड को तुम कैसे कैरेक्टराइज करोगे, आप पाउडर को कैसे कैरेक्टराइज करोगे। आप अब देखो ACM में एक क्वेश्चन ऐसा है, ACM है, आप उसमें कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए, ग्लास को आप ACM से नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडक्टिंग नहीं है, उसके लिए आपको कुछ कार्बन टेप वगैरह कुछ कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई कर सकते हो और उसका बेसिक क्या। मैं पूरे इंटरव्यू में, पूरे अभी सेशन में यही बता रहा हूँ कि फोकस कहाँ करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेटलर्जी में आप हीट ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, सॉलिडिफिकेशन थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ने का मन है तो छोड़ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बता रहा हूँ मैं क्वेश्चंस रिलेटेड उन पर आप ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रूजन, ड्राइंग, forging, everyone knows what is forging, what is extrusion, but what they ask, एक्सट्रूजन, मेरे को क्वेश्चन याद आ रहा है, एक्सट्रूजन और ड्राइंग में, एक्सट्रूजन और ड्राइंग काइंड ऑफ सेम है। एक्सट्रूजन में आप पीछे से डालते हो फोर्स, और ड्राइंग में आप खींचते हो आगे। तो जो डाई और वर्कपीस होता है उसके कंटेक्ट पे उन्होंने मुझे पूछा स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करो, कौन कौन सा स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस पता नहीं है मैकेनिकल मेटलर्जी का तो आप नहीं बता पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैकेनिकल मेटलर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्जी डिटर जितने बार पढ़ना आपको पढ़े। साथ में जैसे एक्सट्रूजन होता है, ड्राइंग होता है, जब आप उसको ड्रॉ करते हो, एक्सट्रूड करते हो, प्रोसेस करते हो, तो माइक्रो स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे होते हैं, ग्रेन साइज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, कि केवल इलोंगेट हो जाता है या घटता है, ये सब सारी चीज़ें नहीं। उसके बाद आप वो माइक्रो स्ट्रक्चर चेंजेस जो हैं उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी उस हिसाब से कैसे चेंज हो रही है, ये आप पढ़ के रखिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पाउडर मेटलर्जी भी आता है, उसमें उन्होंने मेरे से सिंटरिंग के बारे में सवाल पूछा कि कैसे दो पार्टिकल आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उनका डेंसिटी क्यों बढ़ रहा है, कौन सी फोर्सेस हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो जो ऑल थी सारे ये बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद वेल्डिंग पढ़िए, थोड़ा बहुत, ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं ज़्यादा वेल्डिंग के बारे में, लेकिन EVW वगैरह पढ़िए, क्यों यूज़ करते हैं EVW, कहाँ यूज़ करते हैं, हीट अफेक्टेड जोन कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, तो क्या हीट इनपुट का वेल्ड साइकिल से क्या रिलेशन, दोज ऑल काइंड ऑफ थिंग। और एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में बता दिया, बेसिक पढ़िए। मैं पढ़ के नहीं गया था पर्सनली, मेरे से पूछा गया, मैंने बोला कि मैं नहीं पढ़ के आया हूँ, बोला फिर भी मैं पूछूंगा सवाल, मतलब पूछिए। तो उन्होंने क्या पूछा, एलिंगन डायग्राम पूछा, कॉन्सेप्ट, तो वो फैक्ट चेकर्स नहीं है, वो कॉन्सेप्ट चेकर्स है, वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं। दूसरे इंटरव्यू की तरह नहीं कि मतलब मैंने काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं, तो कभी कभी किसी इंटरव्यू में मुझे फील आता है दे वांट टू एलिमिनेट मी, दे आर नॉट सपोर्टिंग मी। BRC इज नॉट लाइक दैट, एवरीवन इज टू मच सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। तो और कुछ मैं याद कर पा रहा हूँ, कुछ मैं भूला हूँ नहीं। और फिजिकल मेटलर्जी में आप रिकवरी, रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ, ये सब पढ़िए, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
और शायद मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। और कोई क्वेश्चन आपको तो पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ, मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा, मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने अभी बोला आपको चीज़ें अच्छी समझ में आई हैं। नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप पूछिए, मैं कोई रिप्लाई करूँगा। और फिर से एक ही बात दोहराना चाहता हूँ, BRC में जाना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, फैक्ट्स यू डोंट नीड टू गो बिहाइंड द फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच आपका कैसा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे, आप अपने फील्ड में सक्सेसफुल होंगे और आप दिल से मेहनत करें, यही मेरी आशा है।